नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो यहां पर देखिए 3-4 डेफिनेशंस हैं, इनको आप समझ लेंगे तो कहानी आपकी सेट हो जाएगी। बहुत आसान डेफिनेशंस हैं, ये हमारे एग्जाम में आती रहती हैं और हमें कई तरह से कंफ्यूज करती रहती हैं। जैसे कई लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो रेवेन्यू कोई प्रॉफिट नहीं होता, है ना। रेवेन्यू कंपनी की टोटल अर्नड मनी है, जितना मनी उनके पास आया है वो रेवेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, वो एक साल में 1 लाख रुपए का माल बेचता है, तो 1 लाख रुपए क्या है, उसका रेवेन्यू है। समझ गए। अब इसमें से वो अपनी कॉस्ट कटिंग करेगा, कॉस्ट को हटाएगा, उसके बाद फिर टैक्स हटाएगा, जो बचेगा वो उसका प्रॉफिट रहेगा। समझ गए मेरी बात है। तो रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू टोटल अर्न मनी है, लिखा ना, अमाउंट ऑफ मनी अर्न फ्रॉम अ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस एंड इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज सेल प्राइस बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। यानी हमने क्या करा है, बहुत सारी चीजें बेची हैं, ठीक है, उनको एवरेज प्राइस से हमने गुणा कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी शॉपकीपर ने 10 आइटम बेचे हैं ए, 20 आइटम बेचे हैं बी और 30 आइटम बेचे हैं सी। ए का प्राइस मान लीजिए 15 रुपए है, ठीक है, बी का प्राइस मान लीजिए 20 रुपए था और इसका प्राइस मान लीजिए 25 रुपए था, ठीक है। तो एवरेज प्राइस यहां पर निकाल लेंगे और एवरेज प्राइस से हम गुणा कर देंगे इन सब की, ठीक है ना। ये 30, 20, 50 और 60 यूनिट टोटल बेचे गए हैं। एवरेज प्राइस मान लीजिए 15, 20, 25 का मैं 20 मान लेता हूं, तो यहां पर देखिए 6 दूनी 12, 1200 रुपए का उसने काम जो है कर दिया। ये क्या है, उसका रेवेन्यू एक तरीके से है। यानी टोटल जो अर्न मनी है, टोटल जो पैसा उसके पास आया है, वो उसका रेवेन्यू होता है किसी भी इंडस्ट्री और किसी भी बिजनेस के लिए। नेक्स्ट अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखें तो समझ में आ गया, कंपनी का वो पैसा, वो मनी जो क्या हुआ है, जो किसी ना किसी कैपिटल एसेट्स को डेवलप करने में खर्च हुआ है। किसी भी एसेट को डेवलप करने में जो खर्च हुआ पैसा है, वही क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब एसेट का मतलब ऐसी चीज जो आगे जाकर हमको कैपिटल प्रोवाइड कराए, आगे जाकर हमको प्रॉफिट कराए, आगे जाकर इनकम अर्न कराए, ये वो होते हैं, एसेट्स होते हैं। यही साफ लिखा हुआ है। Defined as any expense incurred by an individual, a business or a government for the development of new capital assets such as machinery, building and so on. कोई बिल्डिंग हमने बनाया, आगे जाकर पैसा देगी। मशीनरी कोई बनाया तो उसका उपयोग करेंगे तो पैसा कमाएंगे। समझ गए। तो कोई भी ऐसी चीज जो कैपिटल एसेट जनरेट करने में खर्च हो रही है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है और ऐसे इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया गया पैसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। नेक्स्ट वेज रेट, समझ में आ गया, किसी भी काम के बदले मिलने वाला पैसा जो होता है वो वेज रेट होता है, ठीक है। प्राइस चार्ज फॉर अ सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विस, जब भी कोई लेबर सर्विस प्रोवाइड करेगा, है ना, कभी कहीं काम करेगा, उसके बदले जो भी वो क्या करेगा, चार्ज लेगा, वो उसका लेबर चार्ज होता है, यानी उसका वेज रेट होता है। वेज लेबर तो क्या है, मतलब वेज रेट के अगेंस्ट जो लेबर प्रोवाइड की जा रही है वो वेज लेबर है। समझ रहे मेरी बात, लिखा ना, डिफाइंड एज लेबर दैट इज सोल्ड और परचेज इन एक्सचेंज ऑफ द वेज रेट। जो वेज रेट के बदले लेबर दी गई है वो हमारी वेज लेबर है। लास्ट हमारा एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो किसी भी आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं, किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं। अब यहीं पर आप एक बात और समझिए, देखिए इकोनॉमी में अगर हम बात करेंगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इकोनॉमी में क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन फैक्टर, सुनते रहिएगा, प्रोडक्शन फैक्टर। देखिए इकोनॉमी में ना एक कॉन्सेप्ट है स्कार्सिटी का। हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, कम है, सीमित है, लिमिटेड है। तो हमें इस बात का प्लानिंग जरूर करना पड़ता है कि हमें रिसोर्सेज का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। अलादीन का चिराग होता तो मैं बिना प्लानिंग के कुछ भी करता, लेकिन मुझे मालूम है कि लैंड मेरे पास लिमिटेड है, उसी लैंड पर एग्रीकल्चर भी होना है, उसी लैंड पर घर भी बनाना है, उसी लैंड पर स्कूल बनाना है, उसी लैंड पर जो है मुझे और भी काम करने हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास लिमिटेड है, तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाउ वी कैन यूज आवर लैंड। अपने पास पानी जो है वो लिमिटेड है, अपने पास मिनरल्स लिमिटेड है ना, हर चीज अपने पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड है तो हमें प्लान करना पड़ता है कि भाई कैसे इसका प्रयोग किया जाए, समझ रहे। प्लान करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स की नीड होती है। कौन कौन से, देखिए एक होता है हमारे पास लैंड, दूसरा होता है हमारे पास लेबर, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। प्रीन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड, कोई भी आप प्रोडक्शन करिए, चाहे आप किसी सर्विस को प्रोड्यूस करिए, चाहे आप किसी वस्तु का प्रोडक्शन करिए, आपको कुछ ना कुछ लैंड चाहिए ही चाहिए होगा।
हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिर भी जब मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा तब किसी रूम में ही किया होगा, यानी किसी जगह पर ही किया होगा, बट मुझे इस सर्विस के लिए क्या करना, एक जगह की जरूरत तो पड़ी ही पड़ी, समझ गए। लैंड का जरूरत मुझे हमेशा पड़ता है। सेकंड, लेबर। लेबर चाहे खुद काम करिए या किसी और से कराइए, काम करने के लिए आपको लोग तो चाहिए होंगे, चाहे किसी मशीन से कराइए लेकिन आपको लेबर चाहिए होगी, ठीक है ना, लेबर चाहिए होगी। थर्ड, कैपिटल, यानी पैसा, आपको पैसा भी थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होगा, मिनिमम से मिनिमम कुछ भी करेंगे तो पैसा आपको चाहिए होगा, ठीक है। आप खुद भी काम करेंगे तो खुद के लिए भी आपको एक सैलरी चाहिए होगी, भले से आप ना ले सैलरी, लेकिन खुद भी काम करेंगे तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, समझ गए, कैपिटल आपको चाहिए होगा। और फिर फोर्थ वन इस क्या है, एंटरप्रीन्योरशिप, काम क्या करना है, लैंड का प्रयोग क्या करना है, लेबर से क्या कराना है, कैपिटल कहां यूज करना है, उसके लिए आइडिया कौन देता है, वही है एंटरप्रीन्योरशिप। तो ये चार होते हैं हमारे प्रोडक्शन फैक्टर, है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये चारों चीजें प्रोवाइड कौन करता है, वही हाउस होल्ड, जो मैंने आपको बताया था, जो हाउस होल्ड लोग होते हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं। और इनका यूज कौन करता है, जो बिजनेस फर्म्स वाले होते हैं वो इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड ये प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस जो फर्म्स वाले होते हैं वो इनका प्रयोग कर लेते हैं। इन सबके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कमाई होती ही होती है, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहां पर वही लिखा है, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, यानी आइडिया देगा कि कैसे अपने को रेवेन्यू जनरेट करना है, कैसे अपने को प्रोडक्शन करना है, लैंड लेबर कैपिटल का प्रयोग कहां करना है, कैसे करना है, ये कौन देगा, हमारा एंटरप्रेन्योर देगा। लिखा हुआ साफ साफ है, हु टेक्स द रिस्क ऑफ द सेटिंग और ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस सेट करने का जो रिस्क ले रहा है, बेस्ड ऑन द आइडिया और प्रोडक्ट दे डेवलप्ड, अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क, यानी जो भी रिस्क लेता है इस चीज का वो हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो अभी यहां पर समझ गए होंगे आप कि भाई मैक्रो इकोनॉमी क्या चीज है और मैक्रो इकोनॉमी किस लेवल पर काम करता है, ठीक है ना। तो मैक्रो लेवल पर काम करेगा, बड़े स्तर पर काम करेगा, और जो इंडिविजुअल डिसीजंस हैं इकोनॉमी के, जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनके जो डिसीजंस हैं उनसे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इकोनॉमी पर, उसके बारे में सारी बातें करता है। अब निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, डिमांड और सप्लाई में बैलेंस रहे, डिमांड कम होने वाली हो तो सप्लाई भी कम हो जाए, डिमांड बढ़ने वाली हो सप्लाई भी बढ़ जाए, इंप्लॉयमेंट कम ना हो जाए इंप्लॉयमेंट बढ़ जाए, जब लोग ज्यादा काम करने वाले हो तो ज्यादा लोगों को काम मिले। इस तरह की पॉलिसीज जो हैं वही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कहलाती हैं। तो उसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पर देखिए 5 उसके मेन ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। सबसे पहला है सस्टेनेबिलिटी, यानी इकोनॉमी भी सस्टेन रहे और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो आगे होती रहे। ऐसा ना हो कि इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शंस आ जाएं, डिस्टर्बेंस आ जाए, ऐसा ना होना चाहिए। सेकंड, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस ऊपर नीचे ना जाएं, सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस प्राइस ही क्रिएट करते हैं। अचानक से अगर किसी वस्तु के प्राइस बढ़ जाएं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इंडस्ट्री को प्रॉफिट कम हो जाएगा, इंडस्ट्री को प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वो लोगों को निकाल देगा। इससे क्या होगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड और कम हो जाएगी, डिमांड और कम हो जाएगी तो इंडस्ट्री और डाउन, ये पूरा साइकिल में फंस गए। अब मान लीजिए दूसरा पहलू देख लीजिए, किसी वस्तु के दाम कम हो गए, अचानक से गिर गए, वस्तु के दाम कम हो जाएंगे तो बेचने वाले को प्रॉफिट कम मिलेगा, प्रॉफिट कम मिलेगा तो बहुत सारे लोगों की तनख्वाह कम कर देगा या लोगों को निकाल देगा, उससे लोगों की इनकम खत्म हो जाएगी, इनकम खत्म हो जाएगी तो वो और नीचे रेट पर खरीदने को मजबूर होंगे, समझ रहे हैं। उससे क्या होगा, फिर डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो फिर से इंडस्ट्री को नुकसान होगा। यानी प्राइस जो है वस्तुओं का वो स्टेबल रहे, इक्का दुक्का एक आध रुपए ऊपर नीचे हो रहा तो ठीक है, लेकिन उसमें जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, उसमें एकदम जो है वो नॉर्मल रहे, वॉकिंग इन्फ्लेशन रहे। या इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि उसमें जो है वो 1 से लेकर 10% के बीच में जो है उसका रेट बढ़े, इससे ऊपर उसका रेट ना बढ़े, तो वही चीज यहां पर रहनी चाहिए। सेकंड, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमारी जो लेबर फोर्स है, जो कि मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में समझाया हुआ है, जब हमने 9th क्लास की इकोनॉमी पढ़ी थी उसमें आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल, उस ह्यूमन कैपिटल में मैंने आपको समझाया है, और उसमें एक चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उस एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में मैंने लेबर फोर्स आपको बताया है कि हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन में एक वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उस वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर एक लेबर फोर्स पॉपुलेशन है। तो जो लेबर फोर्स है वही वो लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए ढूंढ रहे हैं काम, समझ गए। अगर उस पूरी लेबर फोर्स को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दें तो वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी पूरी लेबर फोर्स का हमने इस्तेमाल कर लिया, अब कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो पूरी लेबर फोर्स को अगर एम्प्लॉयमेंट पे लगा दें तो वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, और यही जरूरी भी है।
अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो कई लोग हमारे अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, उनका यूज हमारे रिसोर्सेस में नहीं हो पाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ये भी ध्यान रखती हैं कि ऐसी कुछ बनाई जाए पॉलिसी, ऐसी कुछ स्ट्रेटजी फॉलो की जाए कि फुल एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों को मिले। इसके साथ साथ एक्सटर्नल बैलेंस हमारा जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। एक्सटर्नल बैलेंस का मतलब यही होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस हमारा मेंटेन रहे, हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं लगभग उतना ही एक्सपोर्ट कर दें ताकि हमारा बैलेंस हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया एक्सपोर्ट कम कर दे तो दिक्कत हो जाए। और अगर मान लीजिए इंपोर्ट ज्यादा कर भी रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो जितना भी बैलेंस है उस बैलेंस का अरेंजमेंट हो जाए, वो बैलेंस हमारे पास आ जाए, ठीक है ना, वो चीज है। तो वो सब करना। सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे होने चाहिए, यानी जो समाज में है वो भी हमारे सारे ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। यही मैक्रो इकोनॉमी का जो है वो यहां पर रोल रहता है। अब मैक्रो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा अभी कि मैक्रो इकोनॉमी की बात करनी है तो इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं उनके ही बारे में बात करनी है पूरी। इकोनॉमिक जो एजेंट्स हैं उनके ऊपर ही सारी काम करने हैं। तो वही यहां पर कहा गया कि मैक्रो इकोनॉमी के लेवल पर अगर इकोनॉमी को हम बांटें तो इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। देखिए डायग्राम बना हुआ है ये, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्सटर्नल सेक्टर। यही 4 सेक्टर हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ध्यान रखे जाते हैं, इन सब का ध्यान रखा जाएगा। अभी हाउस होल्ड क्या है भाई? हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड क्या है? कंजप्शन करते हैं। कंजप्शन का मतलब डिमांड क्रिएट करते हैं। कौन? हाउस होल्ड। सिंपल, हम सभी तो हैं डिमांड क्रिएट करने वाले, है ना। तो हम लोग डिमांड क्रिएट करते हैं तभी इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है। तो हमारी उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए जिससे क्या हो, हम डिमांड क्रिएट कर सकें। पैसा नहीं होगा तो हम डिमांड ही क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पैसा कौन सा होता है? डिस्पोजेबल इनकम। जितनी भी इनकम हमको मिलती है उस इनकम में से सारी इनकम हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। हमें उस सारी इनकम में से टैक्स देना पड़ता है सरकार को। सरकार को टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है वो कहीं जाके हम खर्च कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें कुछ इंटरेस्ट पे करने हैं, हमें कुछ अपने रेगुलर जो खर्चे हैं वो करने हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है वो कहीं जाके हम खर्च कर पाते हैं। खैर, तो डिस्पोजेबल इनकम हमारी जैसी होगी वैसा वैसा हम खर्च कर पाएंगे। हमारी जो प्राइवेट सेविंग्स होती हैं वो हमारे क्या हो जाती हैं? बैंकों में जमा हो जाती हैं। डिस्पोजेबल इनकम है हमारी जिसको डिस्पोज कर सकते हैं, उसमें से कुछ पैसा हमने डिस्पोज कर दिया, खर्च कर दिया, डिमांड कर दिया, और बाकी जो पैसा बचा वो हमारी प्राइवेट सेविंग्स हो गई, वो हमने जमा कर दिया बैंकों में। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सरकार को इन तीनों पर काम करना पड़ता है कि कैसे हमारी सेविंग्स बढ़े। सेविंग्स बढ़ेंगी तो हम इंस्टीट्यूशंस में, बैंकों में जमा करेंगे जिससे फिर आगे काम होगा। कैसे हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़े। जितनी ज्यादा हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम होगी हम उतना ज्यादा मार्केट में डिमांड करेंगे, और जितना मार्केट में डिमांड करेंगे उतना ही इंडस्ट्री जो है आगे प्रॉफिट में जाएगी, आगे बढ़ेगी। सिंपल। इसी प्रकार जो हमारी फर्म्स हैं, ये फर्म्स क्या करती हैं भाई? जीडीपी क्रिएट करती हैं। सीधी सी बात है, जितना ये प्रोडक्शन करेंगी, चाहे सर्विस का चाहे वस्तुओं का, उतना जीडीपी हमारा बढ़ेगा। सिंपल है ना। इसके साथ साथ उतना ही ये गवर्नमेंट को टैक्स भी प्रोवाइड करेंगी भैया, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आएगा उस टैक्स से अलग और कुछ काम होंगे। ये जो फर्म्स हैं हमारी, यही क्या करते हैं? कंजप्शन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये खुद भी कंजप्शन करते हैं और नेट एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी चीजों को बाहर बेचते भी हैं। इसी प्रकार से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये करते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट को उधार भी देते हैं। ये इंस्टीट्यूशन हमारी फर्म्स को इन्वेस्टमेंट भी देते हैं, और यही इंस्टीट्यूट बाहर से भी जो है बोरो करके लेके आते हैं, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट को उधार दे रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करती है भाई? जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं उनको ट्रांसफर्स देती है, बहुत सारी सब्सिडी देती है, बहुत सारे और भी काम कराती है हाउस होल्ड्स के लिए। देती नहीं देती? कहीं सब्सिडी दे रही है, कहीं गैस की सब्सिडी दे रही है, कहीं और भी आपको बहुत सारे फायदे पहुंचा रही है, फ्री में काम आपके जहां हो रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट परचेज भी करती है। जो बिजनेसमैन है वहां से खूब सारा परचेज करके अपने पास रखती है, बफर स्टॉक में गेहूं चावल खरीद के रखती ना। तो ये सारे काम हमारे हो रहे हैं, और इन्हीं सब कामों से हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में इन्हीं 4 सेक्टर्स की दोस्तों बात की जाती है, और इन्हीं 4 सेक्टर्स को यहां पर समझा लिखा पढ़ा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड्स में आपको इन्हीं के बारे में अलग अलग बताया गया है कि क्या क्या करते हैं। तो हाउस होल्ड्स के बारे में मैंने बताया कि परचेज करता है, परचेसिंग ये करते हैं, ठीक है ना। साथ में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। यही हाउस होल्ड में, यही तो लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, यही तो लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और यही तो भाई कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी यही कर रहे हैं। हाउस होल्ड्स में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं,
समझ गए? तो पूरी इंडस्ट्री को यही लोग चला रहे हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है ना? लैंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर खुद बने हुए हैं, खुद ही काम कर रहे हैं और कंपनियों में जाकर और जगहों पर जाकर, ठीक है? और खुद ही मार्केट में डिमांड भी क्रिएट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप यहाँ पर ये रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्म्स की, तो भाई फर्म्स क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केट में सप्लाई भेज रहे हैं, मार्केट में जो है वो इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, मार्केट में सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये सारा काम ये लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? जितने भी हमारे प्रोडक्शन फैक्टर हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर हमारी फर्म्स को सही काम नहीं दिया जाएगा तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग ही नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि स्टार्टिंग में आफ्टर 1947 इंडिया जो था वो रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल का प्रयोग नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम विदेशों को बेच रहे थे। अब सोचिए, रॉ मटेरियल तो सस्ता बिकेगा भाई, और उससे बन के जो माल आएगा, प्रोसेस होके जो माल आएगा वो महंगा बिकेगा इंडिया में। तो ऐसा हम कर रहे थे। आज भी हम रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा पोर्शन एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अब बहुत सारी चीजें हम लोग खुद यूज कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट भाई लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान रखती है, ठीक है? ग्रोथ और स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे लॉ, ऐसे नियम लेके आती है जिससे ग्रोथ बनी रहे, स्टेबिलिटी रहे मार्केट में, ठीक है ना? साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेट करती है सर्विसेज को, ठीक है? और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सर्विस हो, ठीक है ना? बहुत सारी और भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और उन सबके लिए खर्चा यहाँ पर करती है। भाई इंडस्ट्री के लिए रोड्स अगर नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? जितनी बढ़िया और तेज रूट्स होंगे उतना ही तेजी से डिलीवरी होगी, उतने आगे बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट इस तरह का काम यहाँ पर करती है। नेक्स्ट आगे बढ़े, फॉरेन और एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा रूल है भैया। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है, हमें बाहर से लानी पड़ती हैं। अगर बाहर से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफेक्टेड होगा तो कंट्री में दिक्कत हो जाएगी। इंपोर्ट अगर मान लीजिए महंगा हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और हमारी विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होगी तो हमारा फॉरेक्स खत्म हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट हमारा नहीं हो रहा है तो भी में दिक्कत होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारा, ठीक है ना? नेट एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट बराबर होना चाहिए, वरना बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो जाएगा हमारा, समझ रहे हैं? तो इस तरह की चीजें यहाँ पर जो है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर रहती हैं। आगे के चैप्टर्स में आप इन्हीं सब चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जीडीपी को और तमाम चीजों को, है ना? इनकम फ्लो को आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन का एक पार्ट था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो मित्रों पहले चैप्टर में आपका इतना ही था। हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और चीजों को सीखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप सभी को मेरा नमस्कार।